नमस्कार साथियों, सुपर स्कॉलर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट कर रहे हैं, पिछले वीडियो में वर्णमाला से संबंधित मॉक टेस्ट किया था और आज के इस वीडियो में शब्द विचार से संबंधित मॉक टेस्ट को करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपका उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा जहाँ पर अनिवार्य रूप से सामान्य हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज का पहला सवाल है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वह प्रत्यय हैं। ठीक है, तो जो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाएं वह प्रत्यय आपके तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़कर बनते हैं? तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वह आपके क्रिया के साथ जुड़कर बनते हैं। देखो भाई, हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तदित प्रत्यय और दूसरा होता है कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय कृदंत यानी कि का शब्द से आपको समझना है क्रिया, यानी कि कृदंत हो गया क्रिया वाला और तदित हो गया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर बनने वाला। ठीक है, अगला सवाल, वे वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अव्यय। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा अव्यय के लिए। ठीक है, अभिकारी शब्द बोला है तो जो संज्ञा सर्वनाम और क्रिया है ये सारे के सारे आपके विकारी शब्द हैं, जबकि अव्यय है, अव्यय आपका अभिकारी शब्द है। तो इसके लिए सही उत्तर होगा अव्यय। अगला सवाल है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी है आपका पुर्तगाली विदेशी भाषा का शब्द। किस विदेशी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली विदेशी भाषा का शब्द। अलमारी हो गया, आल्पिन हो गया, आया हो गया, ये सारे के सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला सवाल है आपका, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो पांडव में जो प्रत्यय है, पांडव आपकी संज्ञा है और वहाँ पे संज्ञा में जोड़कर नया प्रत्यय बनाया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। अगला सवाल है, रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द है तो रेलगाड़ी शब्द तद्भव है, विदेशज है, देशज है या संकर शब्द है? तो रेलगाड़ी शब्द है भाई आपका संकर शब्द। संकर शब्द वह शब्द होते हैं जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं, है ना, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रेल है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी है यह हिंदी भाषा का शब्द है। अब इन दोनों के संयोग से एक नए शब्द का निर्माण हुआ जो कि है रेलगाड़ी, तो इस कारण से यहाँ पे संकर शब्द होगा। जैसे रेलगाड़ी हो गया, तहसीलदार हो गया, जांचकर्ता हो गया, किताब घर हो गया, ये सारे के सारे आपके संकर शब्द हैं। अगला सवाल है आपका, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है आपका यहाँ पर अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का। ठीक है, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना नया शब्द। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 6 में, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है वही आपका संकर शब्द कहलाता है। अगला सवाल है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का या जिनके बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि ये किस भाषा के शब्द हैं उनको हम लोग कहते हैं देशज शब्द। क्या कहते हैं? देशज शब्द। ठीक है, चलिए और आगे। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ठीक है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जो है आप लोग देखते हैं ऑटो रिक्शा, है ना, तो ये ऑटो रिक्शा जो है या रिक्शा है ये आपका जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा हो गया, सुनामी हो गया, ये आपके जापानी भाषा के शब्द हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी और पंकज। तो इसके लिए सही उत्तर जाएगा आपका पंकज के लिए। किसके लिए जाएगा? पंकज के लिए। क्योंकि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं इनमें क्या होता है कि अगर हम इनका खंड करें या इनका अर्थ निकालें तो ये सामान्य अर्थ ना दे करके कुछ विशेष अर्थ दें। ठीक है, अगर इनका अर्थ निकाला जाए तो अर्थ निकालने में ये सामान्य अर्थ ना दें, कुछ विशेष अर्थ दें, वह शब्द आपके योग रूढ़ि कहलाते हैं। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ि शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द हमसे पूछा है कौन सा है, तो यहाँ पे चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार और अभिव्यक्ति दिया है। तो देखो भाई, चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब क्या होता है? चक्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु या श्री कृष्ण कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये सामान्य अर्थ नहीं दे रहा है, एक विशेष अर्थ दे रहा है, इसी कारण से ये योग रूढ़ि में कौन जाएगा? चक्रपाणी जाएगा। और जितने भी आपके योग रूढ़ि शब्द होते हैं वह सारे के सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। अलबेली, अलबेली में आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है और रंगीला में जो है, रंगीला में आपका ई प्रत्यय नहीं है। अलबेली,
तेली, माली, इन सब में ई प्रत्यय है, जबकि रंगीला में ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग का? सम उपसर्ग का। चलिए और आगे चलते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे सुमेलित करना है और आपको बताना है कि इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है, लेकिन यहाँ पे जो कारतूस दिया है ये कारतूस आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ओके, अगला सवाल है, योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं? योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो सामान्य अर्थ ना दे करके विशेष अर्थ देते हैं उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो योद्धा, राक्षस, सुर और दशानन। तो यहाँ पे इसके लिए सही उत्तर जाएगा दशानन के लिए, क्योंकि आपने बहुब्रीहि समास में भी पढ़ा होगा दशानन, और ये सामान्य अर्थ ना दे करके विशेष अर्थ दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लौकिक में जो प्रत्यय है वह है आपका इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट हैं। अब यहाँ पे एक सवाल नंबर 18 में क्या है कि यहाँ पे सुमेलित करना है। खचाखच, मुरलीधर, टिकट घर और सांप। योग रूढ़ शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और संकर शब्द। तो देखो भाई, खचाखच, अब ये जो खचाखच है, खचाखच देशज शब्द है, यानी कि इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये किस भाषा से लिया गया। आप लोग बोलते हैं ना ट्रेन तो खचाखच भरी थी, तो भाई खचाखच जो है ये हमें आज तक ज्ञात ही नहीं हो पाया कि ये किस भाषा का शब्द है, और जिसके बारे में हमें ये ज्ञात ही नहीं है कि किस भाषा का शब्द है वो हो गए आपके देशज। इसके बाद है आपका मुरलीधर। तो देखो मुरलीधर ये सामान्य अर्थ ना देकर के विशेष अर्थ दे रहा है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बारे में अर्थ दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका योग रूढ़, यानी कि बी के लिए आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए। और टिकट घर, टिकट घर जो है आपका ये संकर भाषा का शब्द है या संकर शब्द है, और सांप जो है ये आपका तद्भव शब्द है। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के लिए। किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी के लिए। यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट हैं। चलिए और आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें आपको पसंद आ रहे हों। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ सवाल और हैं। लेखपाल भर्ती में देखिए पूछे भी गए हैं, ये भी लेखपाल भर्ती में, ये भी आपका लेखपाल भर्ती में। कहीं ना कहीं ये जितने भी सवाल हैं आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए इन सवालों को भी करते हैं। यहाँ पे दिया है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं गहरा, तीखा, अटारी और निकृष्ट। तो देखो भाई, निकृष्ट को जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, और वह शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं वह सारे के सारे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वह निकृष्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं आश्रम, प्यास, प्रांगण, उद्वेग। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह होगा आपका प्यास के लिए। किसके लिए होगा? प्यास के लिए। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे योग रूढ़ पूछा है, पवित्र, कुशल, विनिमय और जलज। तो जलज जो है ये सामान्य अर्थ ना दे करके विशेष अर्थ दे रहा है जलज, यानी कि ये जो अर्थ दे रहा है ये कमल के लिए दे रहा है। किसके लिए? कमल के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, पुष्कर, ढोर। तो देखो ढिबरी हो गई, पगड़ी हो गई और ढोर हो गई, ये सारे के सारे आपके देशज शब्द है, और जो पुष्कर है ये आपका देशज शब्द नहीं है। ठीक है, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है? अब पहले तो हमें ये समझना होगा कि रूढ़ शब्द होते क्या हैं। तो देखो भाई, रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनका अगर हम खंड करें, जैसे मान लो इसका विच्छेद कर दें या संधि विच्छेद करें तो इसका कोई अर्थ ना निकले। अब यहाँ पे मलयज है तो इसका भी अर्थ निकल रहा है, पंकज का अगर हम खंड करते हैं तो इसका भी अर्थ निकल रहा है, जलज का अगर खंड करते हैं तो इसका भी अर्थ निकल रहा है, लेकिन वैभव का अगर आप खंड करोगे तो क्या इसका अर्थ निकल रहा है? तो इसी वजह से यहाँ पे जो सही उत्तर जाएगा रूढ़ शब्द के लिए वो होगा आपका वैभव। ठीक है, क्या होगा? वैभव। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले या कोई सार्थक अर्थ ना निकले। तो अगर वैभव को आप करोगे भी तो वैभव का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वह होते हैं आपके रूढ़ शब्द।
अगला सवाल है इलायची का तत्सम शब्द है इला, इला, अला, अल्ला। तो इलायची का जो तत्सम शब्द होगा वह होगा आपका इलायची, और इलायची के लिए तत्सम शब्द जाएगा एला। क्या जाएगा? एला, ऑप्शन नंबर ए। प्रास्तर का तद्भव शब्द है, तो प्रास्तर का जो तद्भव शब्द होगा वह होगा आपका पत्थर। क्या होगा? पत्थर। हिंदी में प्रयुक्त तुरुप शब्द हैं, हिंदी में प्रयुक्त तुरुप शब्द हैं, और वह तुरुप शब्द को क्या कहते हैं? डच। क्या कहते हैं? डच। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? तो तत्सम के लिए सही उत्तर जाएगा आपका, आंख देख रहे हैं, अग्र दे रखा है, आग दे रखा है, और आज दे रखा है। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका अग्र के लिए। किसके लिए? अग्र के लिए। देखो, इनको पहचानने का एक सामान्य तरीका आप ऐसे पहचान सकते हो तद्भव तत्सम को, जो आपको पढ़ने में कुछ अलग सा लगे। जैसे तद्भव होते हैं तो तद्भव सामान्य रूप से अपनी बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं, लेकिन तत्सम को सामान्यता यूज नहीं किया जाता है, सामान्यता उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। आंख आप लोग बोलते हैं, अग्र ना बोल करके आप आगे बोलते हैं। कभी आपने अग्र बोला है? नहीं बोला ना, आगे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे अग्र जो होगा वो होगा आपका तत्सम शब्द। अगला सवाल, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द यहाँ पे पूछा है, और अभी अभी मैंने आपको बताया रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनका अगर हम खंड करें और खंड करने पे कोई सार्थक अर्थ ना दें, वह सारे के सारे आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो वचनालय का अगर खंड करोगे तो इसका अर्थ निकलेगा, समतल का भी अर्थ निकलेगा, विद्यालय का भी अर्थ निकलेगा, लेकिन पशु का क्या अर्थ निकल रहा है? अगर सु नहीं निकल रहा है ना, तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है अंगीठी का तत्सम शब्द है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो अंगीठी के लिए जो तत्सम शब्द जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर सी के लिए आगम शब्द है। आगम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आगम जो शब्द है वह है आपका देशज भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? देशज भाषा का शब्द। अगला सवाल है गंवार का तत्सम शब्द है, तो गंवार का तत्सम शब्द होता है ग्रामीण। अगला सवाल है चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है? चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है? तो चोंच का तत्सम शब्द होता है चंचू। मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट जो शब्द है ये विदेशज है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो जो लोटा होता है, जो कहते नहीं है लोटा तुमने लुटिया पानी में डुबो दी, तो वो जो लोटा होता है वो आपका देशज शब्द होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है? अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, और अगर इनका खंड करें तो ये सामान्य अर्थ ही देते हैं। कैसा अर्थ देते हैं? सामान्य अर्थ देते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए सही उत्तर जाएगा छात्रावास के लिए। किसके लिए? छात्रावास के लिए। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ का फिर से यही आपका पीताम्बर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा गोधूम। क्या हो जाएगा? गोधूम। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? आपसे पूछा है कि देशज शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो देशज शब्द नहीं होगा वह होगा चमचा। क्या? चमचा। ओके, यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं आप लोगों को? चलिए और आगे चलते हैं। और यहाँ पर जो सवाल है हमारा, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण में जो उपसर्ग है आपका वह है उत। कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज जो है ये आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो अभी अभी हम लोगों ने किया था, कारतूस आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है, और ये सवाल अभी हम लोग पहले भी कर चुके हैं जहाँ पे सुमेलित करना था। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? यहाँ पे पूछा है उपसर्ग किस शब्द में है? लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग? परा उपसर्ग। अगला सवाल है आपका, और अगले सवाल में आपसे पूछा है आल, पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल, पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आल, पिन, गमला, आया, अलमारी, ये सारे के सारे आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे सवाल दे रखा है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो वर्णों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको कहते हैं शब्द।
सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक के अंत में जो प्रत्यय लगा है वह है अक प्रत्यय। अभिशाप शब्द में उपसर्ग है तो अभिशाप, तो शाप में जो उपसर्ग लगा है वह है अभि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? अभि उपसर्ग। ओके, और आगे चलते हैं। और जो लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और सवाल हैं। विभावरी किस भाषा का शब्द है? विभावरी किस भाषा का शब्द है? तो विभावरी जो है ये है आपका तत्सम शब्द। कैसा है? तत्सम शब्द। योग रूढ़ी शब्द कौन सा है? योग रूढ़ी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे योग रूढ़ी शब्द जो होगा वह होगा लंबोदर। लंबोदर सामान्य अर्थ ना देकर के ये विशेष अर्थ देता है। लंबोदर अर्थात जिसका लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे बताना है तत्सम शब्द। और अभी अभी हम लोगों ने किया था गोधूम, क्योंकि पड़ोसी होगा नहीं, बहू होगा नहीं, शहीद होगा नहीं। और अभी अभी हम लोगों ने किया भी था एक सवाल में कि गोधूम जो है वह आपका तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तद्भव शब्द। तो जो तद्भव शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा मुंह, क्योंकि मुंह का जो तत्सम होता है वह होता है मुख। क्या होता है? मुख। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। संधि शब्द है। संधि तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है। तो जो संधि है यह आपका तत्सम शब्द है। लोटा शब्द है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका देशज शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल जो शब्द है यह है आपका योग रूढ़ी शब्द। कैसा शब्द है? ये आपका रूढ़ शब्द होगा। रूढ़ शब्द होगा, क्योंकि जब आप कमल का संधि विच्छेद करोगे या कमल के खंड करोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसी कारण से ये रूढ़ शब्द होगा। ठीक है। पाकशाला कैसा शब्द है? तो पाकशाला का अगर आप खंड करोगे तो इसका अर्थ भी निकलेगा और सामान्य अर्थ निकलेगा। और जब जिस दशा में सामान्य अर्थ निकले वहाँ पे जो शब्द होते हैं वह होते हैं आपके यौगिक शब्द। तो ये आपके 56 सवाल थे। आई होप कि सवाल आपको पसंद आए होंगे। और जो लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, और फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।